तो सबसे पहले तो अब हम समझे नॉर्मलता। किसको? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, है ना। सबसे पहले हम लोग समझे किसको? नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलता। ठीक, तो इसमें लिखना है बेटा, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसे मोलरता की क्या परिभाषा थी बेटा, है ना, मोलरता थी प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर वो आपके ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो चुका है। और ग्राम तुल्यांकों हम चाहें तो इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास बच्चा, है ना, हमारे पास नॉर्मलिटी का जो सूत्र हो गया है, ठीक है, क्या सूत्र हो गया नॉर्मलिटी का? अगर हम बात करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? नॉर्मलता n, है ना, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। n हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, बटे आपका, है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे के आपका, है ना, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है जी, किसमें? लीटर। ये है आपका सूत्र। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन, किसमें? आपका लीटर में, है ना। और अंग्रेजी में लिखे हैं नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, है ना। अब आप उसे इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हो बच्चों। और नीचे वॉल्यूम इन किसमें? हमारा लीटर, ठीक है। अब तुल्यांक कैसे निकालते हैं सर? सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को ये भी आ सकती है बेटा। तो आप मुझे बताइए बेटा, मोल कैसे निकालते हो? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। हमें लॉजिक से समझना बेटा। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिए गए भार को हम पदार्थ के किससे डिवाइड करते हैं बेटा? अणुभार से, है ना, जिसे हम मोलर द्रव्यमान, मोलर मास भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो हमने दिए गए भार को पदार्थ के उसके अणुभार से भाग दे दिया है। ये है नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर ऐसे तुल्यांक निकालना हो बच्चों, बस ये ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी बेटा ना। कई बार बच्चे ये फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, दिए गए भार को किससे भाग दे दो बेटा? तुल्यांक भार से, ठीक है जी। दिए गए भार को किससे भाग दे दो बच्चों? तुल्यांक भार से भाग दे दो। ये है तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मैं दोनों सूत्रों को देख लूँ, यहाँ से भाग दे दूँ, है ना, दोनों सूत्रों को मैं यहाँ से क्या कर दूँ बेटा? भाग दे दूँ। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, आपको हिंदी में लिखना है ना बच्चों, लिख लेना, बटे नंबर ऑफ क्या? आपका इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बटे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो गया बेटा? W/m, और नीचे क्या आपका W/E हो गया। W क्या हो गया बच्चों? कैंसिल, बचा क्या? E/ क्या आपका? m, ठीक है जी। E ऊपर गया और m कहाँ गया बेटा? नीचे। अब अगर हम बात करें बेटा, तो हमने ऑलरेडी दोनों के बीच में संबंध देख लिया है। तुल्यांकी भार बराबर मोलर भार बटे n फैक्टर, ठीक है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना जरूरी है, कंपलसरी बेटा, है ना। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे क्या? आपका n फैक्टर, है ना। और यहाँ से अगर मैं E बटे m का मान निकालूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा? 1/n फैक्टर, ठीक है। तो इसी को मैं चाहूँ तो 1/n फैक्टर भी लिख सकता हूँ, यस और नो। इससे हमें क्या संबंध पता पड़ा बेटा? कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ क्या बच्चों? मोल्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अगर हमें कभी भी भार दिया जाएगा, तो हम बस दिए गए भार को क्या करेंगे बेटा? उसके अणुभार से भाग दे के पहले किसकी संख्या निकाल लेंगे बच्चों? मोल्स की। और फिर मोल्स को हम किससे गुणा कर देंगे बच्चों? n फैक्टर से। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे हमारे पास? तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। और चाहें तो ऊपर से एक सूत्र हम और प्रयोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर, इसी का दूसरा सूत्र क्या लिख सकता हूँ मैं? नॉर्मलता इंटू आयतन इन लीटर। तो बस अब हमें बेटा इस पूरे चैप्टर में केवल तुल्यांक निकालते आना चाहिए। और तुल्यांक निकालने के दो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये रहे आपके पास, ठीक है ना। मोल्स निकाल के उसको n फैक्टर से गुणा कर दो, पहला तरीका, या फिर
आपके पास नॉर्मलता है और उसको आयतन से गुणा कर दो। आयतन लीटर में होना जरूरी है। अगर मिलीलीटर में हो गया तो फिर उसे मिली तुल्यांक बोले जाएंगे ना, तब उसे तुल्यांक ना बोल के आप उसे क्या बुलाओगे बच्चा, मिली तुल्यांक। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है जी बच्चा, इतना सा काम करना। हाँ देखो, एक संबंध हम और लिख लेते हैं बेटा। मोलरता की बात करें, मोलरता क्या होती है बताइए मुझे आप, है ना। मोलरता होती है बेटा नंबर ऑफ क्या आपका मोल्स बटे आयतन इन लीटर, सही है, होता है। तो अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं बेटा, नॉर्मलता को मैंने मोलरता से भाग दे दिया, वो दोनों सूत्रों को भाग दे दिया है, ठीक है जी। ऊपर क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, और नीचे क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आयतन और आयतन तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। और अभी हमने क्या देखा बेटा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स का जो अनुपात है वो किसके बराबर बेटा, n फैक्टर। तो इसी को मैं n फैक्टर भी लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है। और इससे हमारे पास क्या संबंध आ गया कि नॉर्मलता बराबर n फैक्टर, नॉर्मलता बराबर n फैक्टर इंटू मोलरता। तो इतने सारे सूत्र आ गए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूत्र है बेटा, देखो मोलरता आपको बचपन से याद है, मोल्स निकालना आपको बचपन से पता है बेटा, ठीक है ना। बचपन से मेरा मीनिंग है जब से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब से हमने अपना उद्देश्य बना लिया है कि भैया मुझे कुछ अच्छा करना है, तब से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ो तो मोल्स मोलरता ये सब आपको पता है बेटा। हाँ, एक सूत्र नया, तुल्यांकी भार बराबर मोलर मास बटे एन फैक्टर, पहला, है ना। दूसरा बेटा ये, और तीसरा ये। इन तीन सूत्रों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इन तीन सूत्रों को हमें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में यही होता है बेटा कि मोलरता देकर हमसे नॉर्मलता पूछ लेता है, ठीक है, या हमसे मोल्स देकर सीधे तुल्यांक पूछ लेता है। तो जैसे अभी तक हम मोल से खेल रहे थे बेटा, अब उस दर को निकाल के अब हमें किससे खेलना है, तुल्यांकों से खेलना है, ठीक है जी। आइए मैं छोटे एक दो क्वेश्चन बताऊँ आपको, उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा बेटा और समझ में भी आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमसे बोल रहा है बेटा निम्नलिखित विलयनों की नॉर्मलता बताइए, निम्नलिखित विलयनों की नॉर्मलता बताइए। अब पहला तो मैं बिल्कुल सिंपल दे रहा हूँ, 0.2 मोलर H3PO3 सॉल्यूशन। आ चुके हैं बेटा ऐसे भी क्वेश्चन, है ना। अब भैया हमें ये देखना है कि H3PO3 अगर कुछ नहीं दिया है बेटा तो उसका जो नेचर है। अब H3PO3 क्या है बच्चों, अम्ल है ना। H3PO3 क्या है बच्चों, अम्ल है। तो अम्ल है तो अम्ल का n फैक्टर, हमें एक चीज़ तो याद रखनी है बेटा, अभी हमने देख ही लिया। क्या याद रखना है सर, हमने अभी देख लिया बेटा कि नॉर्मलता निकालने के लिए अगर मुझे मोलरता दी गई है तो मुझे उससे किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, n फैक्टर से। अगर नॉर्मलता निकालनी है और मुझे मोलरता दी गई है तो मुझे उससे किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों, n फैक्टर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ बच्चों, मुझे मोलरता दी गई है तो नॉर्मलता निकालने के लिए n फैक्टर। अब n फैक्टर के लिए बेटा मुझे पदार्थ का व्यवहार देखना पड़ेगा। H3PO3 क्या है, अम्ल है बेटा, ठीक है, अम्ल है तो अम्ल का n फैक्टर कैसे निकलता है, उसकी क्षारिकता, ठीक है ना। क्षारिकता उसकी मतलब बेसिसिटी, मतलब कितने H+ दे रहा है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि H3PO3 के बाद 2 होते हैं, तो हम बोलेंगे बेटा इसकी जो नॉर्मलता हो गई वो n फैक्टर इसका 2 है इंटू मोलरता 0.2, इसका मतलब 0.4 नॉर्मल। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 0.4 नॉर्मल, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। या बेटा इसी को देने के लिए दे दे हमसे कि 4.9 ग्राम H2SO4। एक तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, अब थोड़ा घुमा के दें। 4.9 ग्राम H2SO4 को, है ना, 50 ml जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, है ना, परिणामी विलयन की मोलर नॉर्मलता बताइए, ठीक है। तो आप क्या मोलरता से कंफर्टेबल हो बेटा, सभी मोलरता तो निकालना आती है सभी को, कैसे निकालते हैं, है ना। दिए गए भार को अणु भार से भाग दिया बच्चों, है ना। दिए गए भार को अणु भार से भाग देने पर क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। और फिर नीचे क्या करें बेटा, आयतन को लीटर में बदल दें तो 50/1000। ये क्या हो गया बच्चा, मेरे विलयन की मोलरता। अब अगर मैं इसका n फैक्टर देखूं बेटा तो H2SO4 जो है वो द्विक्षारीय अम्ल है। H2SO4 एक द्विक्षारीय अम्ल है बेटा, तो इसका भी n फैक्टर 2। तो इसी को मैं किससे गुणा कर दूं बेटा, 2 से। हर एक नहीं, आज मेरी बात समझ, सिंपल सा काम करना, कुछ भी नहीं बेटा, घबराना नहीं। कई बार घबरा जाते हैं बच्चे। तो ये 2 इंटू 4.9 मतलब 9.8 हुआ, ये 98 है बेटा, ये 10 हो गया, ठीक है ना। और ये आपका 50
से अगर इसको भाग दे तो 20 हो गया बेटा, 20 जाएगा नीचे से ऊपर और 10 आएगा नीचे, तो 20/10 हो गया 2 और हम बोलेंगे 2n। जैसे मोलरता को आप m से प्रदर्शित करते हो बेटा, प्रोनाउंस क्या करते हैं हम उसे मोलर, वैसे ही नॉर्मलता को आप किससे प्रदर्शित करोगे, n से, और उसे प्रोनाउंस करा जाता है क्या, नॉर्मल ना। नॉर्मलता को आप n से प्रदर्शित करोगे और उसे प्रोनाउंस करा जाता है क्या बच्चा, नॉर्मल। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर? तो ये आपको इस तरह से इसे ध्यान रखना कंपलसरी, ठीक है जी। चलिए तो अब 1-2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ बेटा। क्या है अगला क्वेश्चन, है ना, निम्नलिखित में ग्राम तुल्यांकों की संख्या बताइए। निम्नलिखित में ग्राम तुल्यांकों की संख्या बताइए ना। पहला दिया है बेटा हमें 50 ml 0.5 मोलर H3PO4। निम्नलिखित में ग्राम तुल्यांकों या तुल्यांक भी आ सकता है की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमें वापस घबराना नहीं है बेटा, हमारा इस चैप्टर में मेजर काम बस तुल्यांक निकालना सीख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो तुल्यांक कैसे निकालेंगे बच्चा हम लोग, है ना। पहले हम क्या निकाले बेटा, हमें मोलरता दिया गया और आयतन दिया गया। अगर मैं मोलरता को आयतन लीटर में ले लूँ, 50 मुझे ml में दिया गया है, उसको लीटर में बदलने के लिए मैंने इंटू 10⁻³ करा। ये मोलरता इंटू आयतन लीटर में करते ही क्या हो गया बच्चों, मोल्स हो गए, है ना। पुराने बेसिक फॉर्मूले हमें नहीं भूलना है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है। ये क्या हो गया हमारे पास, मोल्स हो गए। मोल्स को बस मैं किससे गुणा कर दूं बेटा, n फैक्टर से, तो तुल्यांक आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये 3 नए सूत्र तो आपको याद रखना जरूरी है ना। मोल्स निकाल लो, n फैक्टर से गुणा कर दो, ठीक है ना। अगर नॉर्मलता पूछिए बेटा, मोलरता निकाल लो, n फैक्टर से गुणा कर दो, ठीक है ना। अगर तुल्यांकी भार पूछा है बेटा, अणुभार आपको पता ही रहता है, n फैक्टर से भाग दे दो। तो बस इनडायरेक्टली आपके हर जगह n फैक्टर की बात हो रही है ना। तुल्यांक निकालने के आपके पास 2 ही सूत्र हैं बच्चा, पहला वाला नीचे वाला और ऊपर वाला। ऊपर वाला तब यूज़ करना जब क्वेश्चन में भार दिया गया हो, और नीचे वाला तब यूज़ करना जब क्वेश्चन में आयतन दिया गया हो, है ना। ऊपर वाला हम तब यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन में मुझे भार दिया गया होगा ना, और नीचे वाला हम तब यूज़ करेंगे जब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, आयतन, है ना। जब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा बच्चों, आयतन। क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब आपके सामने है बच्चों काम कि हमने क्या निकाल लिया बेटा, मोल्स तो निकाल लिए। अब H3PO4 को देखें क्या है। H3PO4 क्या है बच्चा, अम्ल है, और अम्ल का n फैक्टर क्या होता है बेटा, उसकी क्षारकता। और आपका H3PO4 एक त्रिक्षारीय अम्ल है बेटा, क्योंकि इसके तीनों हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो 50 × 0.5 25 × 3 75, ठीक है ना, और 75 × 10⁻³ हम बोल सकते हैं बेटा 0.075, या हम ये भी बोल सकते हैं 7.5 × 10⁻², वो हमारी मर्जी है, देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो तुल्यांक जब हमने बोले हैं बेटा, तो संख्या काफ़ी छोटी है 0.075, इसलिए कॉमनली हमें तुल्यांक की जगह बोलना चाहिए बेटा मिली तुल्यांक, ठीक है ना। मिली तुल्यांक बोलते तो हमारा आंसर कितना हो जाता है बेटा, 75, ठीक है। और वैसे भी आपको मैं एक चीज़ बताऊं बेटा कि प्रयोगशाला में सामान्यतः आयतन हमेशा मिलीलीटर में ही आप यूज़ करते हो ना। प्रयोगशाला में जो केमिकल्स रखे रहते हैं बेटा, है ना, वो सिंटेक्स की टंकियों में तो ना भरे होते हैं कि एक एक बाल्टी भर भर के हमने KMnO4 निकाला, H2SO4 निकाला, नहीं, छोटे छोटे से होते हैं ना। तो आप भी थोड़ी सी अगर आप अपनी आदत सही डाल लें कि हम मिली तुल्यांक की करें बेटा, आखिरी में उसने तुल्यांक पूछा हो तो अलग बात है। अगर आप मिली तुल्यांक से करते तो ये फालतू की कैलकुलेशन हमारी बढ़ती ही नहीं, सीधे बस हम 0.5 × 50 × 3 लिखते 75 हो जाते। हाँ ठीक है, नीचे ऑप्शन में बेटा तुल्यांक होते तो बाद में बदल देते, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, फिर हम तुल्यांक का नियम देखते हैं कि क्या बोलता है तुल्यांक का नियम। अब अगर मैं आपको, है ना, ये मोलरता और आयतन दे दिया है, अब अगर मैं आपको भार दे रहा हूँ बेटा, क्या दे रहा हूँ मैं आपको, भार दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे बोला बेटा 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम क्या बेटा NaOH, तो मैंने आपसे अभी बोल दिया बेटा, बस आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। आयतन दिया होगा तो नॉर्मल, मोलरता आयतन दिया होगा तो नॉर्मलता इंटू आयतन। अगर डायरेक्टली नॉर्मलता गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले मोलरता इंटू आयतन करके मोल्स निकाल लो और उसको फिर n फैक्टर से गुणा कर दो, ठीक है। और भार दिया होगा तो क्या बोला था बेटा, पहले मोलों की संख्या निकालो। अब कैसे निकालोगे मोलों की संख्या, 4 को हमने भाग दे दिया किससे, 40, है ना, 4 को हमने किससे भाग दे दिया बेटा, 40, ये क्या हो गया आपके मोल,
40 क्या है NaOH का अणुभार, ठीक है। अब NaOH क्या है बेटा, क्षार है, और क्षार का एन फैक्टर क्या होता है कि उसके पास कितने OH होते हैं, यहाँ पर इसके पास एक OH है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया 0.1, है ना। ये वापस तुल्यांक है बेटा, अगर आप मिली तुल्यांक निकालना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में आप देख लेना, मैंने 4-5 छोटे छोटे सवाल आपको समझा दिए क्या होता है, ठीक है। चलिए बच्चों बड़े आगे है ना, तो आगे है बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप हिंदी में लिखना बेटा तुल्यांक का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, तुल्यांक का क्या आपका नियम, ठीक है ना। क्या कहता है तुल्यांक का नियम बेटा, हम किसी भी प्रश्न को बेटा जब मूल अवधारणा से हल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमें उस अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है बेटा, संतुलित, है ना। सबसे पहला काम होता है हमें उस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। अगर आप तुल्यांक में थोड़ा सा निकालना कंफर्टेबल हो जाओ बेटा, तुल्यांक को कंफर्टेबली, बस जो 2-3 सूत्रों से निकलते हैं, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हो बेटा। क्योंकि अगर आप तुल्यांक से किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो सीधा सीधा रूल है बेटा कि हमें अभिक्रिया को कभी भी संतुलित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है जी। हमें जिसके बारे में जानकारी दी गई है बेटा और जिसके बारे में हमसे पूछा है, हम केवल उनके तुल्यांकों को क्या कर दें बेटा, आपस में बराबर कर दें। हम केवल उनके तुल्यांकों को आपस में बराबर कर दें, इतना सा हमें सिंपल लॉजिक लगाना होता है। हम केवल उनके तुल्यांकों का क्या कर दें बच्चों, आपस में बराबर कर दें। क्या मेरी बात सुनाई और दे रही, सभी को समझ आ रही है, ठीक है। तो तुल्यांक का नियम यही बोलता है बेटा कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो अभिकार हो बेटा, चाहे उत्पाद हो, चाहे हमारे पास 5 अभिकारक हों, 5 उत्पाद हो, टोटल कितने हो गए बेटा 10, 10 के तुल्यांक आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं तुल्यांक का नियम। लिख लो बेटा, है ना, जल्दी से नीचे लिखो कि तुल्यांक के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं, है ना। तुल्यांक के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं। तुल्यांक के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के तुल्यांक आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, A + B गिव्स C + D, और मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा यह एक असंतुलित, यह एक क्या है बेटा, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और अगर असंतुलित है बेटा, तुल्यांक के नियम से क्वेश्चन हल करते हैं, हमें संतुलन करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे सीधे लिखेंगे बेटा A के तुल्यांक, है ना। अब आप खुद देख सकते हो बेटा, हिंदी में लिखोगे तो पूरे A के तुल्यांक पूरा लिखना पड़ेगा, और अंग्रेजी में लिख रहे हो तो सीधे इक्विवेलेंस ऑफ A लिखा है ना। A के तुल्यांक बराबर B के तुल्यांक, है ना, बराबर किसके तुल्यांक बेटा, C के, और बराबर किसके तुल्यांक, D के, है ना। A के तुल्यांक बराबर B के तुल्यांक बराबर C के तुल्यांक बराबर D के तुल्यांक, है ना। जिसको कभी कभी डराने के लिए इस रूप में भी आपके सामने पेश कर सकता है, WA/EA, ना, WA/EA। अब बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान देना बेटा, बेसिक जो फॉर्मूला है तुल्यांक का वही है। तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, दिए गए भार को उसके तुल्यांक की भार से भाग दे दो। ये तो हमने उसे बाद में बदल दिया है, तुल्यांक की भार को हमने अणुभार बटे एन फैक्टर लिख लिया, एन फैक्टर नीचे से ऊपर गया बेटा, और दिया गया भार बटे अणुभार को हमने मोल लिख दिया। परंतु बेसिक फॉर्मूला ये है बेटा, ठीक है। क्या है बेसिक फॉर्मूला, कि दिए गए भार को तुल्यांक की भार से, क्योंकि ये देखने में कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो चीज़ें मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और इसी तरह से इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, WB/ क्या बेटा, EB। इसी तरह से क्या लिखोगे, WC/EC, और इसी तरह से आप लिखोगे WD/ क्या आपका ED, है ना। इसी तरह से आप लिखोगे WD/ क्या आपका ED। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। देखो इसके एप्लीकेशन में बता दूं बेटा, है ना, सीधे एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि बेरियम क्लोराइड सोडियम फॉस्फेट के साथ क्रिया कर रहा है। अभी अभिक्रिया टफ है बेटा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुकी है, ठीक है जी। तो इससे पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको संतुलित करके बताओ। तो अब संतुलित दो, जब भी आपको मैं रूल बार बार बताते रहता हूँ बेटा कि जब भी दो हमारे पास पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं आयनिक यौगिक, और उनमें कोई भी आयन कॉमन ना हो, तो वो पक्का क्रिया करेंगे। और क्रिया करवाने में करना क्या होता है बेटा, केवल आयनों का एक्सचेंज।
बेरियम को फॉस्फेट के साथ जोड़ दो, सोडियम को किसके साथ जोड़ दो बेटा, क्लोराइड के साथ, ठीक है। और आयन से यौगिक बनाना हमें आता है बेटा, बेरियम Ba+2 है, फॉस्फेट PO4-3 है, तो क्या बनेगा यहाँ से Ba3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। और साथ में बेटा NaCl, ठीक है ना, तो Na के ऊपर भी चार्ज 1 इकाई का है, Cl के ऊपर भी 1 इकाई का है, तो साथ ही साथ मेरा NaCl तो बनना ही बनना है ना, साथ ही साथ मेरा NaCl तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब संतुलित कर लो बेटा, बेरियम 3 दिख रहे हैं तो इसे 3 कर दो, है ना, फॉस्फेट 2 दिख रहे हैं तो इसे 2 कर दो बेटा, ठीक है। बेरियम फॉस्फेट का तो एक अणु बन ही गया आपका, और साथ ही साथ NaCl को कितना कर दूं मैं, 6, है ना, साथ ही साथ मैं NaCl को कितना कर दूं, 6। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है जी। ये संतुलित होगी। तो अब देखो, मोल से करने पर हमारा पहला काम होता है बेटा अभिक्रिया को संतुलित करना, और उसमें कई बार बेटा कुछ अभिक्रियाओं में हमें समय ज़्यादा भी लग सकता है, हम परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, तो अब देखो बेटा, हमें क्या पता पड़ रहा है, इस अभिक्रिया को कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि 3 मोल, मैं पहले मोल की बात कर रहा हूँ बेटा ना, 3 मोल BaCl2 के 2 मोल सोडियम फॉस्फेट के साथ क्रिया कर कर 1 मोल बेरियम फॉस्फेट का तथा 6 मोल NaCl के बना रहे हैं, तथा 6 मोल NaCl के बना रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा इस अभिक्रिया को, हाँ या ना, ठीक है जी। अब बेटा अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं, है ना, किसकी बात करूं, एन फैक्टर, तो बेरियम क्लोराइड का एन फैक्टर कितना होता है, 2। ये लवण है बेटा, नॉन रिडॉक्स अभिक्रिया है, तो लवणों का एन फैक्टर क्या बोला था, उनके ऊपर उपस्थित धनावेश या ऋणावेश को देखो, तो बेरियम क्लोराइड का हो गया 2, सोडियम फॉस्फेट का हो गया बेटा 3, है ना, इसके पास 3 दूना 6, कल मैं सिखा ही चुका हूँ, और NaCl का 1 ही होगा। तो अगर मैं तुल्यांक निकालूं बच्चों, है ना, हो सकता है कई बार ऐसे लिखने में बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो अगर मैं तुल्यांक निकालता हूँ तो क्या होगा, तुल्यांक क्या होते हैं बच्चों, बोलो तुल्यांक क्या होते हैं, है ना, एन फैक्टर इंटू मोल्स, दोनों को गुणा कर दूँ बेटा, 2 × 3 6, 3 × 2 6, ठीक है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, एन फैक्टर सॉरी इसका 6 था, तो 6 × 1 6 और 1 × 6 6। आप देख सकते हो बेटा आपके सामने सभी के तुल्यांक क्या आ गए बेटा, बराबर। तो तुल्यांक का नियम सबसे पावरफुल टूल है बच्चों, ये आपकी काफ़ी जगह मदद करेगा, ठीक है ना। और इसमें बेटा बस आपको एन फैक्टर ढंग से निकालते आना चाहिए, और उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, जिसके बारे में पूछा गया है बेटा और जिसके बारे में दिया गया है, बस उनके तुल्यांकों को क्या कर दो आपस में बराबर, ठीक है। चलिए मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और है ना, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा कि, है ना, अम्लीय माध्यम में 1 मोल ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी, है ना। क्वेश्चन लिखना बेटा, अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के 1 मोल को ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी, है ना बेटा। मैंने पिछले सेशन में आपको बोल दिया था बेटा, KMnO4 हो, ऑक्जेलिक अम्ल हो, जो स्टैंडर्ड हमें याद ही रखने बेटा, और बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो हमें याद रखना कंपलसरी, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, आपको एक तो दिया गया बेटा H2C2O4 और एक दिया गया क्या बेटा, KMnO4, सही है जी, ये 2 बेटा आपको दिए गए, ठीक। अब आप सोचो कि हम इसे मोल कॉन्सेप्ट से हल कर लें, तो संभव नहीं है बेटा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से हल करने के लिए पहले आपको इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा बेटा। तो अम्लीय माध्यम अम्ल कौन सा है, क्या क्या उत्पाद बनेंगे, ये सब हमें पता नहीं है बेटा, और इनमें हमें समय खोटी भी नहीं करना है। मैं आपको बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि अगर आपको तुल्यांक के नियम से कोई प्रश्न हल करना है, तो आपको जिसके बारे में जानकारी दी गई है बेटा और जिसके बारे में पूछा है, केवल उन दोनों के उठा के तुल्यांक को बराबर कर दो। तो मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे सीधे सीधे मोल दिए गए हैं बेटा आपको, है ना, H2C2O4 का 1 मोल दिया गया है, इसके मोल को इसके किससे गुणा कर दो बेटा, एन फैक्टर। ये मैंने याद रखने के लिए बोला है, आप नहीं याद रखोगे तो परेशानी आपकी होगी, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन +3 में है बेटा, और वो +3 से किस में परिवर्तित होगा, +4, 1 का परिवर्तन हुआ, 2 परमाणु है तो कुल 2 का अंतर, ठीक है। इधर बेटा क्या करें, इसी के मोल हमसे पूछे हैं, मान लो अज्ञात में मैं इसे ए मान लेता हूँ बेटा, है ना। सर एक्स क्यों नहीं माना, ऑलरेडी इनटू में एक्स आ रहा है बेटा ना, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मान लिया इनटू। अब हमें याद रखना है बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या होते हैं बेटा, तुल्यांक। अब हमें क्या याद रखना है कि, बोलो,
कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है बच्चों 5। मैंने आपको बैन 153 कोड बता दिया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा हमारा उत्तर हो जाएगा 2 बटे कितने बेटा 5। ये इसी तरह के बेटा बस तुल्यांक के नियम से अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका हल ऐसे ही चुटकियों में आएगा, चुटकियों में, क्योंकि हमें ना अभिक्रिया संतुलित करनी है ना कुछ करना है। जिसके बारे में दिया है बेटा और जिसके बारे में पूछा है, हमें केवल उनके तुल्यांकों को आपस में बराबर कर देना है। ठीक है जी, चलिए अब लिखते हैं बेटा हमारा अगली चीज़ इसमें अनुमापन, ठीक है ना, क्योंकि टाइट्रेशन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, टाइट्रेशन पूरी तरह से बेटा तुल्यांक के नियम पर आधारित है। और 2 तरह के अनुमापन हमें समझना है, ज़्यादा नहीं, है ना, कि ज़्यादा तो खूब बवाल है। टाइट्रेशन अनुमापन आप हिंदी में लिखना है तो लिख लेना बेटा ना, ठीक है। क्या होता है टाइट्रेशन बेटा, है ना, किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता को किसी ज्ञात विलयन की, है ना, किसी मानक विलयन की सांद्रता की मदद से ज्ञात करने के प्रक्रम को क्या बुलाते हैं बेटा अनुमापन, ठीक है ना। हमारे पास एक एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है बेटा, उसका कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता हमें पता है बेटा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब मानक सॉल्यूशन। जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं बच्चों, कई सारे सॉल्यूशन रैक में बने हुए रहते हैं, ठीक है ना, तो वो मानक सॉल्यूशन है क्योंकि पहले से बने हुए। अब आपको एक पाउडर दे दिया जाएगा बेटा, ठीक है ना, कि इसमें क्या है क्या नहीं है ये पता करो, या इसकी प्रतिशत शुद्धता वगैरह जो भी क्वेश्चन दे दे वो आपको ये पता करो। तो हम क्या करते हैं बेटा, उस पाउडर को पहले घोलकर 100 ml 50 ml जल में एक विलयन बना लेते हैं। अब उसकी सांद्रता में मुझे पता नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक को अज्ञात जो विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं है बेटा, उससे तो हम भर लेते हैं कहाँ पर बेटा, बीकर में, है ना। और आपने प्रयोगशाला में ब्यूरेट देखा होगा, है ना, इस तरह से ब्यूरेट है बेटा। ब्यूरेट में ऐसे मार्किंग बनी रहती है बेटा, ठीक है, और यहाँ पर आपका, ठीक है ना, इस तरह से। तो ब्यूरेट में हम लोग हमेशा कौन सा सॉल्यूशन भरते हैं बेटा, मानक सॉल्यूशन, मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है मानक विलयन? मानक विलयन का तात्पर्य है जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। मानक विलयन का मतलब है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो। मानक विलयन से मतलब है जिसकी सांद्रता ज्ञात हो बेटा, और इस विलयन की सांद्रता क्या है बेटा, अज्ञात है, बस, ठीक है ना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या बेटा, टाइट्रेशन, ठीक है। आप तो हिंदी में लिखना कि किसी मानक विलयन की ज्ञात सांद्रता की मदद से किसी विलयन की अज्ञात सांद्रता को ज्ञात करने का प्रक्रम अनुमापन कहलाता है ना, ठीक है। इस प्रक्रम को हम क्या बुलाते हैं बेटा, अनुमापन, ठीक है। किसी मानक विलयन की ज्ञात सांद्रता की मदद से, ठीक है ना, एक विलयन की अज्ञात सांद्रता को ज्ञात करने का प्रक्रम अनुमापन कहलाता है, ठीक है जी। बोलने में तो यह है बेटा कि सांद्रता ज्ञात करनी, बट क्वेश्चन में तो बेटा वो कुछ भी, है ना, कभी आपसे प्रतिशत शुद्धता पूछ लेगा, कभी एन फैक्टर अज्ञात कर देगा, कभी भार अज्ञात कर देगा, कभी अणु भार, कभी तुल्यांकी भार, कभी आयतन, कभी नॉर्मल था, कभी मोलर था। मतलब इनडायरेक्टली जितने तरह के आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, सबको हम टाइट्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। और टाइट्रेशन आपका किस नियम के ऊपर आधारित होता है बेटा, तो आप आगे ये भी लिखना बेटा, ठीक है ना, कि टाइट्रेशन आपका तुल्यांक के नियम पर आधारित होता है ना। टाइट्रेशन हमारा तुल्यांक के नियम पर आधारित होता है। टाइट्रेशन जो होता है ना, टाइट्रेशन जो होता है बच्चों, वह तुल्यांक के नियम पर आधारित होता है ना। टाइट्रेशन जो होता है वो तुल्यांक के नियम पर आधारित होता है ना। क्या तुल्यांक का नियम, कि आपको बेटा कुछ नहीं करना होता है, आपको, है ना, जो चीज़ आपने बीकर में लिए बेटा उसके तुल्यांक, और जो ब्यूरेट में लिए उसके तुल्यांकों को बराबर कर दो, इतना ही है टाइट्रेशन, सीधी सीधी बात। बच्चे खूब डरते हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें डरा के ही पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली मेरा भी नेचर था बेटा, पहले मैं खूब पागलों जैसे ये भी कर लो वो भी कर लो। अब जब हमें पता है बेटा कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा में केवल इतनी ही चीज़ें पूछी जा रही काम की, तो अननेसेसरली हम फालतू की चीज़ें पढ़ के अपने दिमाग को परेशान न करें, है ना। ब्लाइंड फेथ अपने टीचर के ऊपर करो कि टीचर ने बोला इतना पढ़ना है, बस उतना हमें पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो अब क्या है बेटा, अनुमापन के तो खूब सारे प्रकार होते हैं बेटा, है ना, परंतु हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण अनुमापन है। एक है बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन, एक है कौन सा बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन,
है ना। अम्ल क्षार अनुमापन, एक है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन, इसमें लिखना बेटा, है ना, वह अनुमापन जिसमें अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं। मतलब क्या बेटा, नीचे अम्ल होगा तो ऊपर क्षार होगा, ठीक है ना, यहाँ नीचे क्षार होगा तो ऊपर अम्ल होगा, है ना। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अम्ल क्षार अनुमापन में लिखना बेटा, वह अनुमापन जिसमें अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन कहलाता है ना, अम्ल क्षार अनुमापन कहलाता है ना। अब कभी कभी बेटा आपको तुल्यांक बिंदु इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है ना, जो आप तुल्यांक बराबर करते हो बेटा वो केवल तुल्यांक बिंदु पर बराबर करते हो ना, ठीक है। तो अम्ल क्षार अनुमापन के लिए, अम्ल क्षार अनुमापन के लिए एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, तुल्यांक बिंदु। अम्ल क्षार अनुमापन के लिए एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। इक्विवेलेंस ऑफ एसिड को हमें बराबर कर देना है इक्विवेलेंस ऑफ किसके बच्चों, बेस के। अम्ल के तुल्यांक बराबर क्षार के तुल्यांक, है ना। अब इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना बेटा, ये तब करोगे जब आपके पास, है ना, अम्ल और क्षार अकेले मतलब एक एक ही हो, सिंगल सिंगल हो। कभी कभी हो सकता है ना बेटा परेशान करने के लिए, वो आपको अम्ल 2 दे दे, क्षार 1 ही दे दे, अम्ल 3 दे दे, डरा सकता है बेटा। तब बेटा कुछ नहीं करना है, जितने भी अम्ल दिए होंगे सबको एक तरफ लिख देंगे, समेशन कर देंगे उनका बेटा, सभी अम्लों के तुल्यांक का योग बराबर सभी क्षारों के तुल्यांक का योग, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास बच्चों मोर देन क्या हो, 1 हो, है ना। ये अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अम्ल या क्षार हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे बेटा, सभी अम्लों के तुल्यांक एक तरफ, सभी क्षारों के तुल्यांक एक तरफ, उन्हें हम आपस में क्या कर देंगे बच्चों, बराबर कर देंगे। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसी को बेटा कभी कभी पश्च अनुमापन लोग बैक टाइट्रेशन वर्ड दे के भी डराते हैं, और बच्चा खूब डरता है, सर बैक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन बैक टाइट्रेशन। कुछ नहीं बेटा, बैक टाइट्रेशन में हमेशा नीचे वाली इक्वेशन लगेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है ना, डरना नहीं है। पश्च अनुमापन लिखा हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बच्चों ढंग से, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो और उसमें देख लो। अगर आपको 2 से ज़्यादा अम्ल नज़र आ रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा अम्ल नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, वो पश्च अनुमापन का ही क्वेश्चन होता है। हमें करना कुछ नहीं पश्च अनुमापन के लिए, ऐसा नहीं कि हाथ पैर फूल जाने और नहीं बनेगा, यही करना है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन बता दूं बेटा, फिर तो आपके पास इतना मटेरियल है, हम डिस्कस करेंगे उनको, वो आपको प्रैक्टिस करना है ना। अभी हम लर्निंग सेशन में एक एक चीज़ पहले समझ लेते हैं कि क्या काम करना है, और प्रश्नों का तो कोई अंत है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। इसमें आपको ऐसे ऐसे भी सवाल मिलेंगे बेटा जिनमें एक एक पेज की बड़ी बड़ी लैंग्वेज भी होती है ना, एक एक पेज की बेटा, बट हल उनका 2 लाइनों में होता है। परंतु आजकल वो सब ट्रेंड खत्म है बेटा, एक पेज का क्वेश्चन दे देगा तो कौन पढ़ेगा बेटा। हमें तो 1-1.5-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना, जितना जल्दी कर सके, आधा मिनट लगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम केवल अपने काम के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मान लीजिए हमसे कह रहा है बेटा पहला क्वेश्चन कि 50 ml 0.4 मोलर, है ना, 50 ml 0.4 मोलर NaOH को 50 ml 0.4 मोलर NaOH को पूर्णतया उदासीन करने के लिए डेसीमोलर H2SO4 के डेसीमोलर H2SO4 का कितने आयतन की आवश्यकता होगी, है ना, ठीक है। 50 ml 0.4 मोलर NaOH को पूर्णतया उदासीन करने के लिए डेसीमोलर H2SO4 विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा इसमें, अब देखो आप इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हो बेटा, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है ना, मैं इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकता हूँ। अगर मैं इस प्रश्न को मोल कॉन्सेप्ट की मदद से हल करूँगा तो क्या होगा बच्चा, मुझे पहले NaOH और H2SO4 के बीच की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बड़ी आसानी से आप लिख भी सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट में तो हमने करा ही है बेटा, ठीक है। परंतु अब बेटा मैं आपको नई ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आप इसे तुल्यांक से करोगे तो आपका आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा बेटा। आपको सीधे सीधे NaOH के तुल्यांक, है ना, बराबर किसके तुल्यांक, H2SO4 के तुल्यांक, NaOH के तुल्यांक बराबर H2SO4 के तुल्यांक, दोनों को बराबर कर दीजिए, झंझट खत्म, बस इतना ही करना है। और तुल्यांक कैसे निकालोगे बेटा, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। मोलरता आपको दी गई है, मोलरता 0.4 × 50, है ना। अब आयतन को अभी लीटर में मत लो बेटा, है ना, मन आप इसे लिख दो भले, चलो मिली इक्विवेलेंट्स ही लिख दो, है ना, मिली तुल्यांक,
तो तुल्यांक को मिली तुल्यांक, कोई फर्क नहीं बेटा, ठीक है ना। आयतन को लीटर में हमें बदलने की जरूरत ही नहीं। ये क्या हो गया बेटा, मोलरता इंटू आयतन क्या होता है। अब ये आपको अपने आप से पूछ के काम करना है ना। मोलरता इंटू आयतन क्या होता है बच्चों, एन नंबर ऑफ मोल्स मतलब मिली मोल्स बोले, ठीक है, इंटू एन फैक्टर बेटा। तो NaOH का एन फैक्टर कितना 1, NaOH का एन फैक्टर कितना बच्चों 1। इधर बात करें बेटा इसके लिए डेसीमोलर का हमें मतलब पता होना चाहिए बेटा। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 या 0.1 जो भी लिख दो, इंटू बेटा H2SO4 का एन फैक्टर 2 है ना, पहले इंटू V कर दे तो मोलरता इंटू आयतन मैंने यहाँ भी करा, ये क्या हो गया बेटा, मोलों की संख्या हो गई, ठीक है, इंटू H2SO4 का एन फैक्टर कितना बच्चा 2, ये रहा आपका उत्तर। अब बच्चा इतना सिंपल सा सवाल भी नहीं कर पाता बेटा, और आजकल इससे ज़्यादा टफ सवाल वो पूछता भी नहीं, बिल्कुल सिंपल से। तो आप देख लीजिए बेटा, है ना, ये हो गया कितना 5, ठीक है, 0.4 इंटू 50, पहले डेसिमल हटाए, 4 इंटू 5 हो गया कितना बेटा 20, और 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। तो हमारा उत्तर होगा बेटा 100 mm। हमारा जो उत्तर हो जाएगा 100 mm, ये हो गया। चुटकियों में हल होते हैं बच्चा, बस ठीक है, आपको थोड़ा सा बेटा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और तुल्यांक, ठीक है ना, दिमाग कहाँ लगाना है बेटा, केवल इतना सा कि जिसके बारे में पूछा है और जिसके बारे में दिया है, दोनों के तुल्यांक को हम बराबर कर दें बेटा, दोनों के तुल्यांक को हम बराबर कर दें, पहली चीज। और तुल्यांक निकालने के जो 2-3 सूत्र हैं बेटा वो जरूर आपको याद रखने, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर। तो है ना, हम छोटे तो इतने सवाल करा देते ना बेटा आपको एक ही सेशन में, देखो ना, कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, सवाल भी करा रहे हैं कि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। तो एक होता है वैसा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दूसरा जो महत्वपूर्ण है बेटा, है ना, क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के क्वेश्चन को तो बच्चों मैं मोल कॉन्सेप्ट से बैलेंस करके भी कर सकता हूँ, बट हमारे लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण टाइट्रेशन है, अनुमापन है, वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। आप इनके क्वेश्चंस को बेटा कभी भी अभिक्रिया को संतुलित करके नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि इसमें अभिक्रिया संतुलित करने के लिए जितनी हमें जानकारी की आवश्यकता होगी बेटा, वो सवाल में पूरी तरह से दी ही नहीं गई होगी। जैसे मैंने आपका अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया बेटा, क्या कि अम्लीय माध्यम में 1 मोल ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 के कितने मोल की आवश्यकता होगी। अब ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बेटा, है ना, अगर मोल कॉन्सेप्ट के टर्म से सोचें, क्योंकि हमें ना उत्पाद पता है, अम्लीय माध्यम क्या है, ठीक है ना, क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब क्या है बेटा, वह अनुमापन जिसमें, है ना, पहले परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा लिखें, वह अनुमापन जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक आपस में क्रिया करते हैं, वह अनुमापन जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचायक आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है जी। मतलब अगर नीचे ऑक्सीकारक होगा बेटा तो ऊपर अपचायक, है ना, नीचे अपचायक तो ऊपर ऑक्सीकारक, ठीक है। उससे हम अम्ल, इससे क्या हम रेडॉक्स टाइट्रेशन बुलाते हैं बेटा। और इसमें भी तुल्यांक बिंदु पर क्या होगा, है ना, ये तुल्यांक बिंदु शब्द याद रखना, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जिसे हम शॉर्टकट में तुल्यांक बिंदु को EP भी लिखते हैं, है ना। आगे भी बेटा हमें कई जगह, है ना, अर्ध तुल्यांक बिंदु, 1/4 तुल्यांक बिंदु, ऐसी जरूरत आ जाए। तुल्यांक, है ना, सॉरी, तुल्यांक बिंदु का मतलब है बेटा जहाँ पर क्या हो जाए, तुल्यांक बराबर हो जाए। अब अर्ध तुल्यांक बिंदु का मतलब आधे तुल्यांक हो जाए, इस टाइप से ना। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ OA ना, OA मतलब क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ क्या, RA, ठीक है जी। ऑक्सीकारक के तुल्यांक बराबर क्या बेटा, अपचायक के तुल्यांक। अगेन ये तब जब हमारे पास सिंगल हो बेटा, एक ही ऑक्सीकारक और एक ही अपचायक हो। और अगर पश्य अनुमापन जिसे मैं बैक टाइट्रेशन बोल रहा हूँ वो हो गया, तो उसमें आपके पास एक से ज़्यादा अभिकारक तथा अपचायक होंगे, तब करना कुछ नहीं बेटा, सीधे सीधे समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी आपको उस प्रश्न में ऑक्सीकारक नज़र आ रहे हैं सबको एक तरफ ले लो बेटा, और जितने भी आपको अपचायक नज़र आ रहे हैं सबको एक तरफ ले लो, है ना, सबको एक तरफ ले लो। तो समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर समेशन ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हो नहीं, ये कब, जब हमारे पास मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा हो। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से हमें करना है बेटा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी करें और हमारे सत्र का समापन भी करें बेटा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करोगे, फिर मैं डिस्कशन करूँगा आपके साथ, ठीक है।
कुछ प्रॉब्लम्स मैं भी लेके आऊँगा आपको और समझाऊंगा। अभी आज हम केवल थ्योरी पोर्शन समझ ले रहे हैं प्रॉपरली, है ना। क्या कह रहा है बेटा, मान लीजिए हमसे कह रहा है बेटा कि क्या कह रहा है बेटा, है ना, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है 100 ml 0.2 मोलर 100 ml 0.2 मोलर फेरस सल्फेट 100 ml 0.2 मोलर फेरस सल्फेट विलियन को पूर्ण ऑक्सीकृत करने के लिए ना, पूर्ण उदासीन बोल सकता है बेटा, पूर्ण ऑक्सीकृत बोल सकता है ना। अभी मैंने ऑक्सीकृत बोल दिया है। अम्ल क्षार था तो मैंने उदासीन वर्ड यूज़ करा था, है ना, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तो ऑक्सीकृत बोलते हैं ना। 100 ml 0.2 मोलर FeSO4 को पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए, पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए, ठीक है ना, 0.5 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, 0.5 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियन के, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट बेटा माध्यम तो आपको अम्लीय ही मानना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में न दिया हो तो माध्यम अम्लीय माने, और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा K2Cr2O7 केवल अम्लीय माध्यम में ही ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दो बेटा क्वेश्चन, 100 ml 0.2 मोलर FeSO4 विलियन को अम्लीय माध्यम में, आप लिख लो भले, पूर्ण ऑक्सीकृत करने के लिए 0.5 मोलर K2Cr2O7 विलियन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, वापस, है ना, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4, आयतन अगर मिलीलीटर में आ रहा है बेटा तो आप मिली तुल्यांक निकालो ना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, K2Cr2O7। अब बस अपने आप से मनी मन पूछते हुए काम करो बेटा, ठीक है ना। वापस देखो, मोलरता 0.2 इंटू आयतन 100, तो मोलरता इंटू आयतन ये हो गए मोल्स बेटा। अब FeSO4 जो स्टैंडर्ड है, मैंने पिछले सेशन में याद रखने के लिए बोले थे बेटा, उनको तो याद रखना जरूरी है कि FeSO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 1, है ना। FeSO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 1, क्योंकि फेरस किस में बदलेगा, फेरी। इधर बात करें बेटा, मोलरता 0.5, आयतन V अज्ञात है बेटा, उसी को निकालना है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं बेटा हमेशा आयतन ही अननोन करे। आप बोलोगे सर आपने दोनों क्वेश्चन आयतन वाले कराए, वो कभी एन फैक्टर कभी मोलरता कुछ भी अननोन कर सकता है बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी जो मुझे दिमाग में आया वो मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया। इनटू बेटा इसका एन फैक्टर, तो K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होता है बच्चों, 6, डेसिमल हटाओ बच्चों, ठीक है ना। 2 से ये आपका हो गया 3, ठीक है ना। 5 से हो गया कितना बेटा, 20, हमारा उत्तर हो गया 20/3 ml, खत्म, 20/3 ml। आई मेरी बात समझ में। अब अगर मैं इसे मोल कॉन्सेप्ट से सोचता बेटा तो मुझे बड़ी दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि मैं डेफिनेटली इस अभिक्रिया को ढंग से संतुलित ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का शॉर्ट एंड सिंपल सेशन, लर्निंग सेशन, थ्योरी विथ क्लास इलस्ट्रेशन वाला आपको समझ में आया होगा कि आखिर तुल्यांक का नियम क्या होता है बेटा, नॉर्मलता क्या होती है, और ये 2 तरह के अनुमापन क्या होते हैं वो हमें सीखा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।